हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम कक्षा 9 विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ के एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस करेंगे। तो इस पूरी एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चंस हैं और इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से आपको 9 के 9 क्वेश्चन समझाए जाएंगे। ये जो पूरा चैप्टर है मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहले 4 पार्ट में इसके पूरे कॉन्सेप्ट हैं और मैं चाहूँगा कि आप इन कॉन्सेप्ट वाले वीडियोज़ को ज़रूर देखें, जिनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ये इस चैप्टर का 5वां पार्ट है जिसमें हम एनसीईआरटी के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। तो यहाँ पे केल्विन है। आपको पता है कि जो तापमान होता है हम उसको केल्विन में मेज़र करते हैं और सेल्सियस में भी मेज़र करते हैं। तो यहाँ पर ये है केल्विन में, हमें इसको बदलना है सेल्सियस में। तो देखो, जब भी हम केल्विन को सेल्सियस में बदलते हैं तो हम क्या करते, देखो 300 केल्विन बराबर, इसमें से हम माइनस कर देते हैं 273 और ये हो जाएगा 27 और अब ये हो गया है सेल्सियस। ठीक है ना। और जो बी पार्ट है इसमें भी वही करेंगे कि 573 केल्विन है। तो केल्विन से हम क्या माइनस करते हैं, 273 और ये माइनस करने के बाद हो जाएगा 300 सेल्सियस। ओके, बेसिकली हम डिग्री सेल्सियस कहते हैं इस तरह से। तो ये हमारे आंसर आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास केल्विन में टेम्परेचर हो, उसको अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो ये है कि केल्विन में से आप माइनस करें 273 और ये बन जाता है सेल्सियस मेज़र। ऑलराइट, अब इसका हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। और यहाँ पे ये सेल्सियस में है और हमें इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो देखो, जब हमारे पास डिग्री सेल्सियस होता है इसमें हम 273 प्लस करते हैं और ये बन जाता है केल्विन। तो हम यही सिस्टम यहाँ पे फॉलो करेंगे और ये फर्स्ट पार्ट है हमारा। तो जो तापमान है वो है 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें हम प्लस करेंगे 273 और ये हो जाएगा 298 और ये आ गया है केल्विन। ओके, जो बी पार्ट इसका है दैट इज़ 373 डिग्री सेल्सियस। 373 में हम प्लस करेंगे 273 तो ये आ जाएगा प्लस करके 6 4 6। ओके, 3 3 6 7 7 14 का 4 ये, और अब ये केल्विन बन चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। यानी ये क्यों होता है। जैसे अब ये फर्स्ट पार्ट है, ए, नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। इसका कारण यह है नेफ्थलीन में ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया होती है, इसलिए यह सीधे ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है बिना द्रव अवस्था में बदले। तो क्योंकि जो ठोस नेफ्थलीन है वह अब गैस बन चुका है और वह अब वो अदृश्य हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो अब गैस बन चुका है। सेकंड पार्ट इसका है, हमें ईत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। इसका कारण यह है कि जो पदार्थ के कण होते हैं यह निरंतर गतिशील होते हैं। तो ईत्र के कण जो हैं गतिशील होने की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं और इसीलिए जो इनकी गंध है वो दूर तक पहुंच जाती है। और इसका कारण क्या बताया मैंने कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ओके, अब इसका फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। तो कणों के बीच का जो आकर्षण होता है वो क्या, किस हिसाब से होता है। देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो यहाँ पे कि जो जल है वो द्रव होता है, चीनी ठोस होती है और ऑक्सीजन गैस होती है। तो कणों के बीच का जो आकर्षण होता है उसका क्रम किस तरह से होता है। कणों के बीच के आकर्षण का क्रम, बढ़ता क्रम। तो क्या होता है, सबसे कम किस में आकर्षण होता है, गैस में। उसके बाद आकर्षण होता है द्रव में
और सबसे अधिक आकर्षण होता है कणों के बीच ठोस में, इसीलिए उसके कण बहुत पास पास होते हैं क्योंकि आकर्षण बहुत अधिक होता है। तो अब आप समझ सकते हैं, इसीलिए गैस है ऑक्सीजन, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ऑक्सीजन। इसके बाद द्रव है, द्रव जल है, ए जल, और इसके बाद चीनी है ठोस, तो ये हो गया है, ठीक है ना, और ये इसका क्रम है। अब आपको क्लियर समझ आ गया है कि ऐसा ये किस तरह से हमने क्रम लिखा है। ऑलराइट, अब इसका 5th क्वेश्चन करते हैं। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है, यानी ठोस या द्रव या गैस, किस अवस्था में जल होता है इन तापमानों पर। तो यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर जो जल है वह द्रव अवस्था में होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जल का जो जिस पे जल जमता है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, और जिस पे जल, ये ज है, ठीक है ना, जल, और जिस पे जल उबलता है यानी बॉयल होता है, ये है 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर जो जल है ये द्रव अवस्था में होता है। अब जो B है ये 0 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान रखना, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो जल है ये ठोस अवस्था और द्रव किसी भी अवस्था में हो सकता है। ठोस और द्रव किसी भी अवस्था में हो सकता है। इसका कारण ये है कि द्रव 0 डिग्री पर भी होता है। अगर देखो, ठोस यानी बर्फ, तो जो बर्फ है ये 0 डिग्री पे होती है, और साथ में जो जल है यानी पानी ये भी 0 डिग्री पे होता है। तो 0 डिग्री पे जो जल है उसकी भौतिक अवस्था ठोस भी हो सकती है यानी बर्फ भी हो सकता है, और वो जल भी हो सकता है। ये ध्यान रखना, 0 डिग्री पे एकदम से बर्फ़ नहीं बनता है, पहले 0 डिग्री पानी पहुंचता है, फिर हमें और ठंडा करना पड़ता है, तब जाके 0 डिग्री की बर्फ़ बनती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। और तीसरा है 100 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री सेल्सियस पे यह द्रव या गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है। जो द्रव अवस्था है वो होता है, अगर मैं बात करूं तो पानी द्रव अवस्था है, और जो गैस है ये उसकी वाष्प है यानी भाप, हम जिसे कह सकते हैं भाप। ओके, अच्छा, तो जब हम पानी को उबालते हैं तो पानी 100 डिग्री पर उबलता है, उबलने के बाद बन जाता है भाप। लेकिन ध्यान रखना, 100 डिग्री तक पानी पहुंच जाता है, उसके बाद 100 डिग्री पानी को और भी ज़्यादा गर्म करना पड़ता है, तब जाके वो भाप बनता है। तो 100 डिग्री पर भाप भी रह सकता है, 100 डिग्री पर पानी भी रह सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जल है वह 100 डिग्री पे द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, ठीक है ना। ऑलराइट, अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इसका कारण देना है। तो जो फर्स्ट ए पार्ट है, जल कमरे के ताप पर द्रव है। क्यों ऐसा है? जल कमरे के ताप पर द्रव इसीलिए है क्योंकि जो जल होता है वो 0 डिग्री पर जमना शुरू होता है, इस पर जमता है, और जो 100 डिग्री है उस पर यह उबलता है। तो जो कमरे का तापमान होता है अक्सर 20 डिग्री या अक्सर 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो यहाँ पर जो जल है यह द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। दूसरा है, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस होती है। इसका कारण यह है कि जो लोहा होता है इसका जो गलनांक है यह बहुत अधिक होता है। ये लगभग 2700 डिग्री होता है। इसका जो गलनांक होता है लोहे का, इतने तापमान पर यह पिघलना शुरू होता है। तो आप समझ सकते हैं कि 25 डिग्री पर तो ये ठोस ही रहेगा, देयरफॉर कि 25 डिग्री सेल्सियस यानी जो कमरे का तापमान है उस पर ये ठोस ही रहेगा। समझ गए? चलिए अब अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है?
तो देखो 273 केल्विन जो है वो उसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब 0 डिग्री पर, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन में आपको बताया था कि 0 डिग्री पर बर्फ़ भी होती है और 0 डिग्री पर जल भी होता है। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 केल्विन, ध्यान रखना, ठीक है ना। 273 केल्विन, अगर आप इसमें से 273 माइनस करोगे तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा और वो 0 आ जाएगा। तो दोनों ही होते हैं, लेकिन जो बर्फ़ है उसको, जल को, यानी हम ये कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस जल को और शीतल करने पर और ठंडा करने पर वह बर्फ़ बनती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 0 डिग्री बर्फ़ है ये 0 डिग्री पे बर्फ़ बनती है, यानी 0 डिग्री जल है, जल 0 डिग्री पे हो सकता है, ध्यान रखना, लेकिन हमें उसे और ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा तब जाके वो 0 डिग्री की बर्फ़ बनेगी। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो 0 डिग्री की बर्फ़ है उसमें ज़्यादा शीतलता है। तो इसीलिए बर्फ़ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव बर्फ़ में अधिक होता है, ठीक है ना। बर्फ़ ज़्यादा ठंडी होती है जल से। बात समझ आ गई? ओके, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने में तीव्रता किस में अधिक महसूस होगी, यानी किससे जलने में ज़्यादा तेज़ चुभन होगी, ज़्यादा तेज़ लगेगा। तो सीधी सी बात है, जो ज़्यादा गर्म होगा वो ज़्यादा तेज़ लगेगा। अब देखो, उबलता हुआ जल का मतलब है उबलता हुआ जल, ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर मैं भाप की बात करूं तो भाप जो है वह 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान होता है। इसका 100 भी हो सकता है और इससे अधिक भी हो सकता है। अब जो भाप है वह ज़्यादा ऊष्मा कैरी करता है, भाप में ज़्यादा ऊष्मा होती है। तो भाप, उसका कारण क्या है? देखो, 100 डिग्री पे आपने जल को लेके आ गए, इसके बाद 100 डिग्री जल को, देखो 100 डिग्री सेल्सियस जल को और अधिक ऊष्मा देने पर वह भाप में परिवर्तित हो जाता है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाप अधिक ऊष्मा कैरी करता है, यानी भाप, यहाँ पे हम लिखते हैं अर्थात भाप में अधिक ऊष्मा होती है। ठीक है, इसीलिए भाप से जलने पर ज़्यादा तीव्रता महसूस होगी। भाप से जलने पर अधिक तीव्रता महसूस होगी, ठीक है ना। ऑलराइट, अब हम करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित चित्र के लिए A, B, C, D, E तथा F की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें। तो देखो, यहाँ पर हमें बताने हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे बात करते हैं A की। तो A क्या है यहाँ पे? A, देखो A बन रहा है ठोस से द्रव। ठोस से द्रव जब बनता है तो इसको हम कहते हैं संगलन, मेल्टिंग। बी द्रव से गैस है। द्रव से गैस बनने को वाष्पीकरण कहते हैं। गैस से द्रव बनने को संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन। उसके बाद डी है द्रव से ठोस।
द्रव से जब ठोस बनता है तो इसको कहते हैं जमना। ठीक है, फ्रीजिंग। अच्छा, अब इसके बाद ई है, ठोस से सीधा गैस बना, यह है ऊर्ध्वपातन। और इसके बाद है एफ, गैस से सीधा ठोस बना। वैसे इसको ऊर्ध्वपातन भी कहते हैं और इसको निक्षेपण ये भी कहते हैं, डिपोजिशन। ठीक है ना। और वैसे कुछ लोग इसको, या कुछ बुक्स में आपको ऊर्ध्वपातन भी मिलेगा कि गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन भी कह सकते हैं। वैसे इसका निक्षेपण नाम है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और इसी के साथ यह पूरी एक्सरसाइज समाप्त होती है। आई होप आपको समझ आया होगा हर एक क्वेश्चन। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।